अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया तो क्या आपको बेल मिलेगी? सेक्शन 437 ऑफ CRPC कहती है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए पनिशमेंट डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक पॉसिबल पनिशमेंट हो, तो आपको डिनाई कर दिया जाएगा बेल। या फिर अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हो और इससे पहले आपने जो ऑफेंस किया था उसमें आप जिसमें आप गिल्टी माने गए थे, उसके लिए डेथ सेंटेंस पॉसिबल था या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज़्यादा उसमें पनिशमेंट थी, या फिर आपने 2 बार ऐसे ऑफेंस में गिल्टी हो चुके हो जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 3 साल थी, तो फिर आपको डिनाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वुमन हो, सिक हो, इन्फॉर्म हो या 16 साल से कम हो तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। या अगर आप कोर्ट को ये जस्टिफाई कर दो कि इट इज़ जस्ट एंड रीजनेबल कि आपको बेल दे दी जाए, अब वो कैसे करोगे दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो ये आपके जो सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और इससे पहले आप कन्विक्ट हुए थे, वो वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और फाइनली ये एक और चीज़ कही गई है कि मियर फैक्ट की TIP होनी बाकी है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें एक्यूज्ड को पहचानना होता है एविडेंसेस विटनेसेस के थ्रू, तो वो नहीं हुआ तो दैट विल नॉट बी ग्राउंड टू डिनाई बेल। और फाइनली ये कहा गया है कि इन सब केसेस में आपको बिफोर मतलब कि इससे पहले कि बेल ग्रांट हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा। दोस्तों 436 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ जो इंक्वायरी चली है, ट्रायल चल रही है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, उसमें कोर्ट को ये लगा कि आपने हो सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस ना किया हो, बट फिर भी ट्रायल और इंक्वायरी में और चीज़ें पता चल सकती हैं, तो कोर्ट कहेगा कि पेंडिंग सच इंक्वायरी आपको बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए, और वो बेल ऑन पर्सनल बॉन्ड और विदाउट श्योरिटी, लेकिन 446A की कंडीशन के साथ। अगर आपने वो कंडीशन वायलेट की तो आपका बेल कैंसिल हो जाएगा। 437 सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये बात कही गई है कि सपोज़ आपने कोई आपका ट्रायल जिसके लिए चल रहा है या जिसके लिए आप एक्यूज हैं, वो एक ऑफेंस है जिसका 7 साल या 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट हो, या वो ऑफेंस है अगेंस्ट स्टेट जैसे सेडिशन, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जैसे मर्डर, या अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे थेफ्ट, तो उस केस में कोर्ट कुछ कंडीशन इम्पोज करेगा बेल के साथ। जैसे पहला कंडीशन कि आपको आना पड़ेगा, जब भी वो जो कंडीशन जो है उनको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे हो सकता है कि आप आए हियरिंग पे अटेंड करने, या दूसरा आप सिमिलर ऑफेंस नहीं करेंगे जिनके लिए आपके एक्यूज्ड हैं, या तीसरा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कोई थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोअर्शन नहीं करेंगे विटनेसेस को, या एविडेंस टैम्पर नहीं करेंगे, और भी कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों 437 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई भी कोर्ट या ऑफिसर किसी को रिलीज़ करता है बेल पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसका एक्यूजेशन था, तो उसको ही विल हैव टू रिकॉर्ड हिज रीजंस इन राइटिंग, अंडरस्टूड बात है, रीजन ऑर्डर इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड देन 437(5) ये कहता है कि अगर किसी को ऑलरेडी बेल दिया गया है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है और उसको दोबारा कस्टडी में कमिट किया जा सकता है। दोस्तों 437(6) ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जो कि ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है, वो कोर्ट ऑफ सेशंस वाले नहीं, इट इज़ ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट, और जब से द डेट विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तब से 60 डेज में अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है तो मैजिस्ट्रेट कैन, और इस पूरे 60 डेज में द एक्यूज्ड वाज इन कस्टडी, तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज को बेल दे सकता है टू हिज सेटिस्फैक्शन, जो भी कंडीशन इम्पोज करना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, द डेट विच इज़ फिक्स्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से, नहीं तो इस तरीके से तो केस 2-3 साल तक पेंडिंग रह जाते हैं, लेकिन 60 डेज हमें काउंट वहाँ से करने हैं। और दोस्तों 437 सबसेक्शन 7 जो आखिरी है सबसेक्शन, उसमें ये कहा जाता है कि सपोज़ हियरिंग हो गई है, अभी जजमेंट रिजर्व है, जजमेंट नहीं आया है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि जज को ये लगता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं होगा, तो उसको इस बीच में उसको बेल पे रिलीज़ कर सकता है ऑन द कंडीशन कि फाइनल हियरिंग सुनने आएगा।